नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं अजय राज और अन्य राज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आज अपन जो बात करेंगे वो बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, जिनका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी रहा। तो साथियों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आपका प्रेम सदा ऐसे ही बनाए रहे। साथियों, अब मैं बात करने जा रहा हूं बिसल देव के बाद। साथियों, ये जो बिसल देव ये हैं, बिसल देव जगदेव के बाद में, जगदेव के बाद में 1158 ईस्वी में लगभग, क्योंकि हिस्ट्री में लगभग ही माना जाता है, तो 1158 ईस्वी में लगभग बिसल देव अजमेर का क्या बनता है? शासक बनता है। अजमेर का शासक बनता है। कब बनता है? 1158 ईस्वी में अजमेर का शासक बनता है। बिसल देव ने गजनी के शासक था, उसका नाम था खुसरू शाह। क्या नाम था? खुसरू शाह एवं दिल्ली के तोमर शासक तंवर को क्या किया? तंवर को पराजित किया। साथियों, बिसल देव ने जगदेव के बाद में 1158 ईस्वी में क्या है? अजमेर के शासक बनते हैं। और बिसल देव ने गजनी का शासक था उस वक्त में, वो था खुसरू शाह। क्या नाम था? खुसरू शाह। एवं दिल्ली के जो शासक था वो था तोमर वंश, यानी तोमर शासक, उसका नाम था तंवर। दोनों को क्या करता है? ये पराजित करता है। साथियों, ध्यान देना कि ये जो बिसल देव दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम चौहान शासक था। प्रथम चौहान शासक था। साथ या यूं कह सकते हैं दिल्ली पर अधिकार करने वाला, ये भाषा अच्छी रहेगी। करने वाला मतलब बिसल देव दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। तो प्रथम चौहान शासक कौन था? बिसल देव। जिसने दिल्ली पर अधिकार किया वो थे बिसल देव। साथियों, विग्रहराज ने चालुक्य शासक कुमारपाल से जालोर, पाली, नागौर व बंडानकों को पराजित किया। साथियों, ध्यान देना ताकि अपन आगे बढ़ सके। बिसल देव चौहान, उन्हीं को ही विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं। साथियों, विग्रहराज चतुर्थ किसको कहते हैं? बिसल देव चौहान को। इनका शासनकाल रहा है 1158 से 1163 ईस्वी। कब? 1158 से 1163 ईस्वी। जगदेव के बाद में 1158 में ये क्या बनते हैं? अजमेर के शासक बनते हैं। और शासक बनने के बाद में ये गजनी के शासक थे, उनका नाम था खुसरू शाह। क्या नाम था गजनी के शासक का? खुसरू शाह। एवं दिल्ली के तोमर शासक, कहाँ के? दिल्ली के तोमर शासक, जिनका नाम था तंवर, यानी दिल्ली के तोमर शासक तंवर को ये क्या करते हैं? पराजित करते हैं। बिसल देव दिल्ली पर अधिकार करने वाला, ध्यान देना कि बिसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ
दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। तो प्रथम चौहान शासक वो कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया? वो थे बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। चालुक्य शासक, साथियों विग्रहराज चतुर्थ ने या बिसलदेव चौहान ने चालुक्य शासक कुमारपाल से जालोर, पाली व नागौर व बंडानको को क्या किया? पराजित। मतलब क्या किया था? चालुक्य शासक जो कुमारपाल था उससे जालोर, पाली व नागौर छीन लिया, साथ में बंडानको को क्या किया? पराजित किया। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों बिसलदेव चौहान के राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। बिसलदेव चौहान के राजकवि सोमदेव ने क्या किया था? ललित विग्रहराज नाटक की क्या की थी? रचना की थी। साथियों रचना की एवं इस नाटक में इंदरपुर की राजकुमारी देसल देवी, इंदरपुर की राजकुमारी देसल देवी, कौन सी? इंदरपुर की राजकुमारी देसल देवी व बिसलदेव के प्रेम प्रसंग की जानकारी है। साथियों एक अन्य दरबारी नरपति नाल ने बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की। साथियों ये जो ग्रंथ है इसमें राजमती व बिसलदेव के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। साथियों ध्यान देना कि बिसलदेव चौहान जिनका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी रहा, इनके राजकवि कौन थे? सोमदेव। इनके राजकवि सोमदेव ने क्या किया? ललित विग्रहराज नाटक की क्या की? रचना की एवं इस नाटक में ललित विग्रहराज में इंदरपुर की राजकुमारी है। कहाँ की? इंदरपुर की राजकुमारी जिनका नाम है देसल देवी व बिसलदेव के प्रेम प्रसंग की जानकारी कहाँ मिलती है? ललित विग्रहराज नाटक में। साथियों बिसलदेव चौहान के एक अन्य दरबारी है, उनका नाम है नरपति नाल ने क्या किया? बिसलदेव रासो की रचना की। बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की और इस बिसलदेव रासो ग्रंथ में राजमती व बिसलदेव के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। तो साथियों ध्यान देना कि राजमती व बिसलदेव के प्रेम प्रसंग की जानकारी कहाँ मिलती है? बिसलदेव रासो में। ये ग्रंथ किसने लिखा? नरपति नाल ने। और ये ध्यान देना कि राजकुमारी देसल देवी व बिसलदेव का प्रेम प्रसंग की जानकारी कहाँ मिलती है? वो मिलती है ललित विग्रहराज में। जो ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? राजकवि सोमदेव ने। साथियों अब मैं बात कर रहा हूं कि कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को किसने दी? तो जयानक भट्ट ने
जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी। साथियों, कि विशलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। साथियों, स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। तो विग्रहराज चतुर्थ ने कौन से नाटक की रचना की थी? हरिकेली नाटक की रचना की। साथियों, विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला, क्या? सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया। उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। साथियों, विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला यानी सरस्वती कंठा, उसका नाम था सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया। उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई, यानी कि जो हरिकेली जो नाटक था उसकी पंक्तियां उसने कहाँ खुदवाई? संस्कृत जो पाठशाला का निर्माण करवाया था ना, उस पे। साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। साथियों, ध्यान देना कि बिसलदेव चौहान ने के एक दरबारी थे, उनका नाम था जयानक भट्ट। तो जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी। तो कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। यानी जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की क्या दी? उपाधि। स्वयं कौन? यानी कि विग्रहराज चौहान, यानी स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की क्या की? रचना की। तो विग्रहराज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की? हरिकेली नामक नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और उस संस्कृत पाठशाला का नाम है सरस्वती कंठाभरण। उसका निर्माण करवाकर उस पर जो इन्होंने जो नाटक लिखा था स्वयं ने, हरिकेली नाटक, उसकी पंक्तियां खुदवाई। किस पे? इस पे जो संस्कृत पाठशाला थी उस पे। साथियों, इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो संस्कृत पाठशाला विशलदेव ने बनाई थी, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। कौन सा झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो साथियों, मैं आगे चलता हूं। साथियों, ध्यान देना कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन के झोपड़े में 2.5 दिन
ढाई दिन का उर्स या मेला बढ़ता है, तो ये जो ढाई दिन का जो झोपड़ा है उसमें ढाई दिन का उर्स जो बढ़ता है वो किसका बढ़ता है? सूफी संत पंजाब शाह का। किसका बढ़ता है? सूफी संत पंजाब शाह का। जो बिसल देव है ना, बिसल देव ने बिसलपुर नामक कस्बा बसाया। कस्बा बसाकर वहां पर बिसलपुर झील बनवाई। तो बिसल देव ने बिसलपुर नामक कस्बा बसाकर वहां पर क्या बनाई? बिसलपुर झील बनवाई। साथियों ध्यान देना, जो बिसल देव है वो सेव मतावलंबी था। क्या थे? सेव मतावलंबी थे बिसल देव। सेव मतावलंबी होने के बावजूद धर्मदोष सूरी के आदेश पर एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगवाई। ध्यान देना कि ये सेव मतावलंबी थे, उसके बावजूद भी धर्मदोष सूरी के आदेश से इन्होंने क्या किया? एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगवाई। साथियों जो बिसल देव है, तो बिसल देव के जो उत्तराधिकारी था अपारगम्य, और अपारगम्य के बाद में था पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज का जो उत्तराधिकारी था ना, ये पृथ्वीराज था। इसका जो उत्तराधिकारी थे वो इसके पृथ्वीराज के चाचा सोमेश्वर। तो पृथ्वीराज द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन हुए? चाचा सोमेश्वर। और जो सोमेश्वर था, सोमेश्वर से पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। मतलब ध्यान देना कि जो बिसलदेव चौहान है उसके उत्तराधिकारी कौन था? अपारगम्य। कौन था? अपारगम्य। और अपारगम्य का जो उत्तराधिकारी था वो था पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय के क्या थे? निसंतान थे। पृथ्वीराज द्वितीय क्या थे? निसंतान थे। और पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान होने के कारण उनके पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा थे सोमेश्वर। पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा कौन थे? सोमेश्वर। अब पृथ्वीराज द्वितीय तो क्या था? निसंतान था। जब ये निसंतान था तो इनके जगह जो इनके उत्तराधिकारी कौन बने? इनके चाचा सोमेश्वर। और सोमेश्वर के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम है पृथ्वीराज तृतीय और एक का नाम है हरिराज। तो साथियों कल अपन बात करेंगे, कल की क्लास में आपको जो लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा पृथ्वीराज तृतीय की। तो साथियों मैं आज की क्लास को यही समापन करता हूँ। साथियों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों इसी के साथ मैं क्लास का समापन करता हूँ। जय हिंद।